कि आज 3 तारीख है और महाकुंभ में आज हिंदू राष्ट्र का संविधान जो है ना ड्राफ्ट उसका जारी होने वाला है। पता नहीं अब तक हुआ है नहीं हुआ है, मैं नहीं जानता, लेकिन एक खबर ऐसी आई थी अखबार में। तो मैं हिंदू राष्ट्र पे बोलूंगा थोड़ा सा। आप भी अपने आप को हिंदू ही समझते हैं, कौन हिंदू है पहले तय कर लीजिए, कौन वाला हिंदू है और वहां आपका स्थान क्या है। आप हिंदू ही हैं, मैं कहाँ कह रहा हूं कि आप नहीं हैं, मानते भी। शैव हैं, वैष्णव है, अघोरी हैं, कालामुख है, कपालिक हैं, वीर शैव हैं, नास्तिक हैं, आस्तिक हैं, संवैधानिक हैं, दलित हैं, पिछड़े हैं, कौन वाला हिंदू हैं और आपका स्थान कहाँ पे है पहले अपना तय कर लीजिए। वो हमारी व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, हमारी जमीन की लड़ाई नहीं है, हमारे संपत्ति की लड़ाई नहीं है। ये आप सबकी जो लड़ाई है उसको एक आवाज दे रहा हूं। जाहिर है नुकसान व्यक्तिगत होता है, नुकसान में आप सहभागी नहीं होते हैं। लाभ लेना होगा तो लाभ आप जरूर ले लेंगे, ठीक कह रहा हूं। जब लाभ लेना हो तो लाभ हमसे लेंगे और नुकसान की भरपाई नहीं करेंगे। सुनेंगे जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उसकी बात ज़्यादा सुनेंगे, हमारी बात नहीं सुनेंगे। ये सच बात है, मैं सच कह रहा हूँ। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, आभार। महाकुंभ में जो हुआ है आपने देखा ही, उसकी एक सामाजिक पड़ताल भी होनी चाहिए। और एक अखबार में खबर हमने पढ़ी थी, निसार साहब बैठे हुए मुझे सत्यापित करेंगे कि आज 3 तारीख है और महाकुंभ में आज हिंदू राष्ट्र का संविधान जो है ना ड्राफ्ट उसका जारी होने वाला है। पता नहीं अब तक हुआ है नहीं हुआ है, मैं नहीं जानता, लेकिन एक खबर ऐसी आई थी अखबार में। तो मैं हिंदू राष्ट्र पे बोलूंगा थोड़ा सा। आप भी अपने आप को हिंदू ही समझते हैं, कौन हिंदू है पहले तय कर लीजिए, कौन वाला हिंदू है और वहां आपका स्थान क्या है। आप हिंदू ही हैं, मैं कहाँ कह रहा हूं कि आप नहीं हैं, मानते भी। शैव हैं, वैष्णव है, अघोरी हैं, कालामुख है, कपालिक हैं, वीर शैव हैं, नास्तिक हैं, आस्तिक हैं, संवैधानिक हैं, दलित हैं, पिछड़े हैं, कौन वाला हिंदू हैं और आपका स्थान कहाँ पे है पहले अपना तय कर लीजिए। कहते रहिए आप, बढ़िया हिंदू कहिए, मैं मना नहीं कर रहा। तो हिंदू राष्ट्र में आपका क्या होगा। भाई साहब, मेरी एक आदत बहुत खराब है। अभी आते आते भाई साहब बोल दिए हैं कि डांटना मत, अगर नहीं सुनना है तो बाहर निकल जाइए सीधा। हिंदू धर्म भी मानते हो, हिंदू समाज में भी हो, मैं कोई मना नहीं कर रहा, आप जहां मर्जी आप रहिए, आपकी स्थिति क्या होगी वो तय करो। और इंडियन रिपब्लिक में भारतीय संविधान और गणराज्य की जो बात होगी उसमें आप कहां हैं ये भी तय करो। जात जात का खेला खेलो, आजकल दलित सब पिछड़ा भी पालकी ढो रहा है मनुस्मृति का, हिंदू संविधान का, पता है कि नहीं। व्यक्तिगत मुक्ति संभव है, एक राजा बन सकता है, एक ओबीसी प्रधानमंत्री बन सकता है, एक दलित राष्ट्रपति बन सकता है, दलित प्रधानमंत्री भी बन सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं है कि प्राचीन काल में 2000 साल पहले शूद्र राजा नहीं थे, शूद्र राजा थे, तब भी वर्ण व्यवस्था जारी रही। इसका क्या मतलब है कि आपका भाई राजा बन सकता है लेकिन आप रहोगे गुलाम, शूद्र, अछूत के अछूत ही रहोगे। यह है वर्ण व्यवस्था वाला राज्य। हमारे लोग नहीं समझ रहे। अभी चुनाव है और उसमें आप देख लीजिएगा, बार बार समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई नेता तो एक बन सकता है, सांसद महोदय बैठे होंगे, एक एमपी बन सकता है, 545 सांसद बन सकते हैं, 403 विधानसभा बन सकते हैं उत्तर प्रदेश में, 243 बिहार में बन सकते हैं, 6000 एमएलए बन सकते हैं। लेकिन नौकरियां तो लाखों मिल सकती हैं, लाखों लाख लोग नौकरी कर सकते हैं और एमपी से ज्यादा तनख्वाह पा सकते हैं। आज जो पब्लिक सेक्टर यूनिट में जो लोग काम कर रहे हैं, सेल, गेल, भेल, तमाम, या यूनिवर्सिटी में जो लोग पढ़ा रहे हैं, 3-3, 4-4 लाख रुपए सैलरी है उनकी, और 5 साल के लिए नहीं है। नेता तो आंसरेबल भी है, जाके हाथ जोड़ना है उनको 5 साल बाद, नहीं तो हरवा दीजिएगा। और आपकी एक नौकरी लगी तो 40 साल तक
40 साल तक आपको नौकरी मिलेगी। ठीक है जी। तो ये जो भारतीय संविधान और गणराज्य बना इंडियन रिपब्लिक, मैं नहीं कह रहा हूं कि घी की नदियां बन रही थी, कभी नहीं बन रही थी। खासतौर से दलितों के लिए मैं कह रहा हूं, दलितों के लिए तो कभी घी की नदियां थी ही नहीं। थोड़ा बहुत कोशिश किया गया था पिछले 50-60 सालों में कि आपको मुफ्त की शिक्षा दी जाए, नौकरी दी जाए, और नौकरी मिलने से, मुफ्त की पढ़ाई करने से जो वर्ण व्यवस्था है, जाति व्यवस्था है, वो डिसलोकेट हुआ है। नहीं हुआ है? लल्ला साहब, आपके अपार्टमेंट में 2-4 दलित तो रह ही रहे हो। सारे अपार्टमेंट में ढूंढ रहे हैं, 2-4 दलित मिल ही जाएंगे। अब मर्सिडीज में भी चल रहे होंगे, कुछ कार में भी चल रहे होंगे, कुछ करोड़पति भी हो गए होंगे, बेटा बेटी सब डॉक्टर इंजीनियर बन गया होगा कई लोगों का। तो जो वर्ण व्यवस्था है, जहां की जातियों के हिसाब से आपको काम करना है, उसमें एक दरार आया था। क्या आया था? दरार। बढ़िया कोट पहन के आप घूम रहे हैं, जब वर्ण व्यवस्था वाला राज्य होगा तो आप कोट पहनेंगे। आजकल नया कोर्स आ गया यूनिवर्सिटी में, बाल काटना सीखो, दूध दूना सीखो, चॉकलेट बनाना सीखो, यूनिवर्सिटी में आजकल आ गया। भाई यूनिवर्सिटी में तो नॉलेज का प्रोडक्शन हो रहा है, और बाकी टेक्निकल कोर्स के लिए पॉलिटेक्निक खुला था, पॉलिटेक्निक, और उसमें फ्री की पढ़ाई होती थी। तो यूनिवर्सिटी को आप अब टेक्निकल यूनिवर्सिटी में पॉलिटेक्निक में तब्दील कर रहे हैं, तो आपके बच्चे अब इतिहासकार नहीं बनेंगे, अर्थशास्त्री नहीं बनेंगे, इंटेलेक्चुअल नहीं बनेंगे। 4 साल का कोर्स, वर्ण व्यवस्था वाला कोर्स आ गया है, लेकिन आप लोग को नहीं दिख रहा है। आज मैं कह रहा हूं, सब रिकॉर्ड कर लीजिएगा, 10 साल बाद फिर थोड़ा और बूढ़ा आऊंगा तब भी आऊंगा यही बात कहने। मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूं ना। आपको तो लगता है मेरी नौकरी लग गई, मैं नेता बन गया, मेरा बढ़िया घर हो गया, गाड़ी हो गया, अब मुझे क्या करना है? जरा ये सोचो कि आपकी दूसरी और तीसरी पीढ़ी क्या करेगी। सोचिए जरा सा। हम जो आप बहुसंख्यक बात कर रहे हैं, ये बहुसंख्यक लोग अपने लिए जीने वाले लोग हैं, सिर्फ अपना सोचते हैं। मेरा घर, अपने घर की तीसरी पीढ़ी क्या करेगी इसका अंदाजा नहीं है। आप बिजनेस भी कर लें, हिंदू संविधान लागू होगा, इनकम टैक्स, ईडी सीडी सब मिलेगा, आपका बिजनेस चलने ही नहीं देगा। कर लो बिजनेस, कर लो। तो अभी हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या है? हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती है वो भारतीय संविधान और भारतीय गणराज्य इंडियन रिपब्लिक की रक्षा करना है। क्योंकि आपको जो मिला वो भारतीय संविधान से और भारतीय गणराज्य में मिला, इंडियन रिपब्लिक में मिला। और हिंदू राष्ट्र जिसको आप कहते हो, हिंदू राष्ट्र नहीं, बेसिकली कुछ और राष्ट्र है, आपको नहीं पता। आपको तो कुछ ही होता होगा कि हम भी हिंदू हैं, वो आपको उसमें कुछ न मिलने वाला है, कुछ नहीं मिलेगा। और आपको ही नहीं, आज तो मैं आया था अल्पसंख्यक पे बोलने, बहुसंख्यक पे बोलने नहीं, कि मैं आज सवर्ण और खास तौर से ब्राह्मण पर बोलने आया था। ये भारत में जो अर्बन मिडिल क्लास, शहरी मध्यम वर्ग का जो निर्माण हुआ है, वो सरकारी प्रयास से हुआ है। फ्री का एजुकेशन, उसमें दलित लोग को थोड़ा वजीफा भी, फ्री भी, स्कॉलरशिप भी मिल रहा था कि नहीं? आप लोग जो पुराने लोग हैं बताइए, मिला कि नहीं? मुझे भी मिला, सब मिल रहा था। उससे पढ़ के आए तो बाबू बने, आईएएस बने, कलेक्टर बने, जज बने, वकील बने, कुछ बने, सरकारी प्रयास से बना था। जवाहरलाल नेहरू, अंबेडकर में बहुत मतभेद थे, मान सकता हूं। गांधी और अंबेडकर में मतभेद थे, मान सकता हूं। लेकिन आज ये तीनों होते और सामने गोलवलकर और सावरकर होता, ये तीनों एक तरफ होते और उससे लड़ते नहीं। आज मैंने कहा ना कि पालकी ढो रहा है दलित पिछड़ा लोग हिंदू राष्ट्र का। बाबा साहब को पढ़ता भी नहीं है कि जब अनुसूचित जाति संघ का संविधान लिखा गया था 1951 में, जब मैनिफेस्टो, सॉरी, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था आरएसएस, हिंदू महासभा जैसे संगठनों से हमारा कोई समझौता नहीं होगा। स्पष्ट जाकर देख लीजिए, मैं थोड़ी कह रहा, 1951 का घोषणा पत्र। क्या ये बात दलित नेताओं को जो एमएलए एमपी मंत्री बनने के चक्कर में पाल, आवाज नहीं निकलती अंदर? जानते हैं क्या? मुझे पता है, निषाद साहब बता देंगे अंदर क्या हो रहा है। मूर्ति बन के बैठा हुआ है, बंगला ले लो भाई, कार ले लो, रहो इधर। मैं उस दिन एक प्रोग्राम में कह रहा था कि मैं आजकल जगजीवन राव को पढ़ रहा हूं, जगजीवन राव।
और बहुत इंटरेस्टिंग भाषण सब हैं उनके। और मैं एक किताब भी लिखने की योजना बना रहा हूँ, लेकिन आप लोग इसके लिए कोई मदद नहीं करें, क्योंकि पढ़ना लिखना इंटेलेक्चुअल काम करना सोचना हमारे समाज में लगता है कि सब फ्री का काम है। फ्री का, इसमें ऐसे ही हो जाता है। सोचने में कोई पैसा लगता है, लिखने में कोई पैसा लगता है, ये हमारा समाज समझता है। इसीलिए दलित पिछड़ा लोग आज तक कोई शोध संस्थान नहीं बनाया, आज तक कोई हिस्टोरियन पैदा नहीं किया। ये मेरी आलोचना है अपने समाज की। आप करोड़ों अरबों रुपए चंदा लिए गए हैं, ऐसा नहीं कि नहीं लिए गए, करोड़ों अरबों रुपए, लेकिन 10 बच्चा को विदेश में पीएचडी नहीं करवाया। तो पढ़ना लिखना कोई आपके इंटरेस्ट में है ही नहीं, कोई इंटरेस्ट नहीं है शोध रिसर्च में। आप आज उत्तर प्रदेश में हुआ कि प्रमोशन रिजर्वेशन बिल फाड़ दिया, सुनते हैं? क्या आपको पता है कि 1957 में बाबू जगजीवन राम ने रेलवे में रिजर्वेशन इन प्रमोशन लागू कर दिया था बगैर कैबिनेट अप्रूवल के, पता है? और ये मद्रास हाई कोर्ट में इसको चैलेंज किया गया था। मद्रास हाई कोर्ट में बाबू जगजीवन राम हार गए और सुप्रीम कोर्ट में आया, सुप्रीम कोर्ट में जीते। फ्री का एजुकेशन आपको ऐसे मिल गया था, कोई लड़ तो रहा था अंदर, कोई पॉलिसी तो बना रहा था। लाखों लाख नौकरियां टेलीग्राफ, रेलवे, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री में आप ही बताइए। मैं उस समय को मैंने नहीं देखा है, लेकिन मैं पढ़ जरूर रहा। तो जो लोग आपको नौकरियां दे रहे थे, शिक्षा के लिए अवसर मुहैया करा रहे थे, वो सारे लोग मनुवादी थे, सारे लोग गद्दार थे। हिंदू राष्ट्र में सब आपका छीना जा रहा है, अब नौकरियां नहीं है, शिक्षा महंगा हो रहा है, इससे आपको मोहब्बत है। ऐसे दलित पिछड़ा चाहे मेरा भाई क्यों ना हो, वैसे व्यक्ति को हराना हमारा पहला नैतिक कर्तव्य है। मेरा भाई भी क्यों नहीं हो, यही मैंने शपथ दिलवाई थी पिछले साल 29-30 जनवरी को, याद होगा। लेकिन तब भी आप लोग जो बात सुनते नहीं है। मैंने शपथ दिलवाई थी कि जात तो छोड़ो, अपना भाई बाप भी अगर आरएसएस बीजेपी के साथ खड़ा रहेगा तो उसको हरवाने के लिए 1 लाख रुपए जेब से खर्चा करके मैं जाऊंगा। मैं गया भी था, लेकिन नहीं, बेटा को टिकट मिल गया बीजेपी से, सारा जात घर चल देता है, एक बेटा को एमएलए बनाएगा, बाकी का गला काट लेगा। ये बात समझाने आया। आप मुझे बताओ, ओबीसी जो रिजर्वेशन है वो वीपी सिंह ने लागू किया, डेढ़ रिकमेंडेशन। अर्जुन सिंह साहब, उस समय उनसे मिलता था, सूरज जी यहाँ बैठे हुए कहीं, हम सूरज जी लगातार अर्जुन जी से मिलते थे ओबीसी रिजर्वेशन को लेकर। उन्होंने एजुकेशन में लागू किया। कभी आप अपने प्रधानमंत्री जी को पिछड़ा कहते हैं, उनसे पूछा कि ओबीसी के लिए आपने कोई कमीशन बनाया क्या, कोई नौकरियां दी क्या, पूछा कभी? तो भारतीय गणराज्य में जो आपको मिला था थोड़ा बहुत मैं कह रहा हूं, ये नहीं कह रहा हूं घी की नदियां बह, वो इनके आरएसएस बीजेपी के राज में वो आपसे छीन लिए जाएंगे, छीने जा रहे हैं। 10 साल में आप बताओ कितनी नौकरियां निकली, लेकिन नौकरी आपको करना नहीं है। आपको सबको हुक्मरान बनना है, राजा बनना है, ठेका कर लेना नहीं है, अरबों रुपए के ठेके सरकारी होते हैं, बिजनेस करना नहीं है, भागीदारी सुनिश्चित नहीं करना है। तो जिसको आप अल्पसंख्यक कह रहे हैं, उनकी भी हालत ठीक नहीं है। मैं आपको बता रहा हूं, अभी सूरज जी से बात करते मैं आ रहा था, हमने सरकारी नौकरियों में सबसे ज्यादा कौन था, पहले ये बताइए? सवर्ण और विशेष रूप से ब्राह्मण। इफेक्ट है ना, जहां जाते त्रिवेदी जी, मिश्रा जी बोर्ड लगा रहता है, हर जाइए पार्लियामेंट। तो जब गरीब भारत था, तो गरीब भारत में यूनिवर्सिटी, कॉलेज, विश्वविद्यालय खोले गए और नौकरियां दी गई, और सबसे बड़ी बात, पेंशन दी गई। आप लोग पेंशनर हैं कि नहीं? बहुत लोग बैठे होंगे। पेंशन दी गई। जब अटल बिहारी वाजपेयी आए, हिंदू राष्ट्र में स्वागत था आपका, आइए, तो हम तो मजदूरी कर लेंगे। जिस समुदाय को समाज का अगुआ कहा जाता था, इंटेलेक्चुअल लीडर, ब्राह्मण्स, जब पेंशन छीना गया तो उनका भी छीना गया ना, खाली हमारा थोड़ी छीना गया, उनका भी छीना गया। अगर एजुकेशन महंगा हुआ तो उनके लिए भी हुआ, सारे ब्राह्मण राजपुरोहित थोड़ी बन जाएंगे। तो अटल जी आए, सब लोग वो डफली बजा रहे थे कि अटल जी आ गए, हिंदू राष्ट्र बनेगा। तो हिंदू राष्ट्र में स्वागत है, पहले पेंशन छीनो इनका, हिंदू राष्ट्र। आरएसएस बीजेपी का जो रूल है भाई, ब्राह्मण को तो पहले गांव में सब बोलते थे ना, पंडित जी नमस्ते, हैं पाँव लागी। आज बहराइच में एक ब्राह्मण लड़का मारा गया। ब्राह्मण समाज को अब ये लोग दंगाई बना रहे हैं, सबसे नुकसान समझिए, खाली यही मत समझिए कि हमारा नुकसान हो रहा है। नौकरियां गई तो खाली हमारी थोड़ी जा रही,
उनकी भी जा रही ना। आज दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाता हूँ, पहले एडहॉक की व्यवस्था थी कि अगर मैं छुट्टी पे गया तो मेरे जगह जो नया लड़का आएगा पढ़ाने उसको पूरी सैलरी मिलती थी। आज के तारीख में वो बच्चा एडहॉक पढ़ा रहा हो तो 1.25 लाख रुपए तनख्वाह हो। मोदी जी आए और बोले एडहॉक खत्म करो, गेस्ट लगाओ। तो गेस्ट में क्या होता है, महीना भर काम करोगे तो 30,000 40,000 रुपया बनेगा, आपको एक्सपीरियंस भी काउंट नहीं होगा। तो पढ़ा कौन रहे आपसे ज्यादा, वहां तो सवर्ण और ब्राह्मण पढ़ा रहे हैं। तो हिंदू राष्ट्र में उनका भी स्वागत है, 1.25 लाख पे 30,000 पे आ गए ना। गरीब भारत में हरित क्रांति हो रही थी। जब फूड आयात किया जा रहा था अमेरिका से, भारत को आत्मनिर्भर बनाना, सब किसानों में भी बोल रहा। और अमीर भारत जब 5 ट्रिलियन इकोनॉमी हो गया तो किसानों की जमीन छीनने की योजना चली, तो किसान आंदोलन आपने देखा। तो मैं ये आपसे अपील करने आया हूं, ये खाली मत समझिएगा। इसमें आप जाके मेरे कॉलेज में जाइए, सिक्योरिटी गार्ड काम करता है, ये लोग आता है भाई लोग, 12 घंटा काम करता है, 15,000 तनख्वाह है। आइए हिंदू राष्ट्र में स्वागत। पेंशन छीन लिया, और छोड़िए, पहले प्रोविडेंट फंड पे टैक्स नहीं लगता था, ठीक कह रहा हूं गलत कह रहा हूं, अब प्रोविडेंट फंड में भी टैक्स लग रहा है। स्वागत है हिंदू राष्ट्र में, आइए। तो ये तो ब्राह्मण समाज को भी, सवर्ण समाज को भी सोचना है कि आखिर इस हिंदू राष्ट्र ने उन्हें क्या दिया। जो 3 लाख की नौकरी होनी थी, अब कॉर्पोरेट में जाइए, मैं एयरपोर्ट पे जाता हूं तो 30-40 हजार मिलते हैं। इंडिगो और स्पाइस जेट, टाई लगा के दिन भर खड़े रहिए, नमस्ते सर, गुड मॉर्निंग सर, गुड इवनिंग सर, स्वागत है, आपका भी स्वागत है हिंदू राष्ट्र। ये हम लोग जो बार बार कहते हैं ना, ये उनको भी आईना दिखाइए कि जो इंटेलेक्चुअल समाज था वो भी अब दंगा करने जा रहा है। पहले ब्राह्मण दंगा में नहीं जाता था, अब तो सामने दिख रहा है। तो इससे हमारा ही नुकसान नहीं हुआ, उनका भी हो रहा है। नौकरियां, एजुकेशन, पेंशन उनकी भी छीनी जा रही, और भला किसका हो रहा है, कॉर्पोरेट, पूंजीपति, उद्योगपति। तो ये एक सामूहिक लड़ाई है, और जब सरकारी संस्थाएं बचेंगी, पब्लिक इंस्टीट्यूशन बचेंगे, तो आपकी शिक्षा, रोजगार सब बचेंगे। और नहीं बचेंगे तो दलित मिडिल क्लास तो 10 साल में खत्म होने वाला है। अब रिटायरमेंट हो जाएगा, उसके बाद नौकरी खत्म, बात खत्म, स्टोरी ओवर। तो अभी जब भारतीय गणराज्य और हिंदू राष्ट्र के बीच मुकाबला हो, जब ऐसा लगे कि भारतीय गणराज्य पे हिंदू राष्ट्र ने हमला कर दिया, उस समय कोई दलित बोले कि मैं अकेले देश का हुक्मरान बनूंगा, अब पीएम सीएम बनूंगा, तो ये पता कर लेना कहीं बीजेपी आरएसएस के पेरोल पे तो नहीं काम कर रहा है, पता कर लेना। जब बीजेपी बड़ी पार्टी, कांग्रेस बड़ी पार्टी, वो अकेले चुनाव नहीं लड़ सकती, लड़ सकता है आज की तारीख में। तो हम आप बोले कि हम अकेले चुनाव लड़ लेंगे, देश में हुक्मरान बन जाएंगे, सरकार बना लेंगे, तो इसका मतलब किसी के पेरोल पे, किसी के तनख्वाह पे पैसा लेके वो काम कर रहा है। ये समस्या है। कोई जरूरत नहीं है सबको लीडर बनना, कुछ इंटेलेक्चुअल लीडर होते हैं, कुछ लिखने पढ़ने वाले वो होते हैं, कुछ पॉलिटिकल लीडर होते हैं। तो हमें तो दबाव बनाना है कि निषाद जी पार्लियामेंट में जब जाएं तो ये सवाल जो यहां मैं बोल रहा हूं, ये सवाल पार्लियामेंट में उठाएं। शुक्रिया, जय हिंद। अगर आपको लगता है कि हमारा काम बहुजन समाज के लिए महत्वपूर्ण है, तो आप हमें आर्थिक सहयोग के लिए सीन दिखाए गए QR कोड स्कैन और फोन पे और गूगल पे और UPI और बैंक अकाउंट में कर सकते हैं। फोन पे, गूगल पे 9250529129, UPI 9250529129@YBL। बैंक अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया AC 1042994628, IFSC कोड SBIN 00066563। आपका छोटा से छोटा सहयोग समाज और हमें और मजबूत करेगा, जिससे हमें बहुजन पत्रकारिता में और निष्पक्ष बनाने में मजबूत करेगा। जय भीम, जय भारत।